मेजरमेंट की, दैट इट इज द डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू। ये बात हो गई थी कि जो मेजर्ड वैल्यू है और ट्रू वैल्यू उनके बीच का जो डिफरेंस है दैट इज नथिंग बट एरर ऑफ मेजरमेंट। Then we have discussed two qualities of a measuring equipment. The first one was accuracy and the second one was precision. पहले बात करी थी एक्यूरेसी की, फिर बात करी थी प्रिसीजन की। ठीक है, तो एक्यूरेसी क्या थी कि कितना क्लोजली हमारी मेजर्ड वैल्यू एग्री करती है विद द ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू के कितने पास हमारी मेजर्ड वैल्यूज हैं। दैट मीन्स हायर द एक्यूरेसी द लोअर द एरर ऑफ मेजरमेंट। जितनी कम एरर, एरर का क्या था, डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। तो अगर हमारा डिफरेंस कम हो रहा है दिस मीन्स कि एरर हमारी कम है। चलो, एक्यूरेसी हाई, एरर कम, यानी कि ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यूज आर इन गुड एग्रीमेंट विद ईच अदर, ये देखा था। देन वी वर डिस्कसिंग अबाउट प्रिसीजन। प्रिसीजन के बारे में हमने देखा था कि इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेजरिंग इक्विपमेंट और विच रिप्रेजेंट्स हाउ क्लोजली रिजल्ट्स एग्री विद वन अनदर, की जो मेजर्ड वैल्यूज हैं वो एक दूसरे से कितना क्लोजली एग्री करती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्री कर रही है। तो हायर प्रिसीजन वाज डिजायरेबल एंड हायर एक्यूरेसी वाज डिजायरेबल। तो किसी भी मेजरिंग इक्विपमेंट के लिए हमने देखा कि हमें हायर एक्यूरेसी और हायर प्रिसीजन, ये दोनों क्वालिटीज होनी चाहिए इक्विपमेंट में, तभी वो एक आइडियल इक्विपमेंट होगा मेजरमेंट के लिए। ठीक है, देन वी वर डिस्कसिंग कि एब्सोल्यूट एरर्स क्या है ना। तो मैंने आपको बताया था बेटा द एक्चुअल एरर या फिर द ओनली एरर इज एब्सोल्यूट एरर। और वो क्या है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। तो डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट एरर, और यही एक ही एरर है। दिस इज द ओनली टाइप ऑफ एरर। फॉर एग्जांपल आई वाज टीचिंग कि व्हेन आई वाज ट्राइंग टू मेजर द डायमीटर ऑफ दिस बॉल, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मैं इसमें एरर कर सकता हूँ ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट। ठीक बात है ना। यस सर। तो जो प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट के ड्यूरेशन में अगर मैं एरर करता हूं तो वो एरर क्या होगी, इट विल बी मेजर्ड वैल्यू। कुछ मैं मेजर करूंगा, कुछ इसकी ट्रू वैल्यू रहेगी, तो उसको सब्ट्रैक्ट कर लूंगा, तो दैट इज द एरर। और वही एरर है एब्सोल्यूट एरर, ये मैं आपको बताया था। ठीक है, फिर हमने डिस्कस किया था कि ट्रू वैल्यू कहां से आएगी, राइट। तो ट्रू वैल्यू का सोर्स क्या था, इट इज द अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन ऑफ ऑल द मेजर्ड वैल्यूज। तो जितनी भी हमारी मेजर्ड वैल्यूज होंगी अगर उनको हम एवरेज आउट कर दें या फिर उनको सबको ऐड करके और नंबर ऑफ रीडिंग से डिवाइड कर दें या फिर उनका अर्थमेटिक मीन ले लें, तीनों की तीनों एक ही बात है। अगर ऐसा कर देते हैं तो देन इट विल गिव अस अ ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू हमें मिल जाएगी यहाँ से। ठीक है, फिर हमने ये ट्रू वैल्यू निकाल के देखी, करस्पॉन्डिंग टू एवरी मेजर्ड वैल्यू देयर वाज एन एसोसिएटेड एब्सोल्यूट एरर। जैसे ये था a1 वाज द फर्स्ट मेजर्ड वैल्यू, उसके एसोसिएटेड एब्सोल्यूट एरर था डेल्टा a1। ठीक है, सिमिलरली डेल्टा a2 डेल्टा an हमने निकाला। यहाँ पे हमने डेल्टा का डेफिनेशन भी देखा था कि इट इज द फाइनाइट स्मॉल डिफरेंस, कि स्मॉल डिफरेंस तो है बट इट इज ऑल्सो फाइनाइट, इट हैज सम फाइनाइट मैग्नीट्यूड। तो वेरी स्मॉल फाइनाइट मैग्नीट्यूड्स आर डिस्क्राइब्ड विद द हेल्प ऑफ डेल्टा, ये हमने देखा था। ठीक है, देन हमने देखा कि डेविएशन कैन बी ऑन पॉजिटिव और द नेगेटिव साइड। तो हम मेजरमेंट कर रहे हैं, वो हमारा कम भी हो सकता है ट्रू वैल्यू से और ज्यादा भी हो सकता है। इफ द मेजर्ड वैल्यू इज लेस देन द ट्रू वैल्यू देन द डेविएशंस आर ऑन नेगेटिव साइड, बट इफ दे आर ऑन पॉजिटिव साइड दिस मींस द मेजर्ड वैल्यूज आर हायर देन ट्रू वैल्यू। तो ये किसी भी साइड में डेविएशन हो सकता है। ठीक है, चलो फिर अब बात करते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर की। शायद हमने थोड़ा बहुत ये भी स्टार्ट कर दिया था। तो मैंने आपको बताया बेटा कि एब्सोल्यूट एरर का अगर हम अर्थमेटिक मीन ले लें, जैसे कि हमने मेजर्ड वैल्यू का अर्थमेटिक मीन लिया था टू फाइंड आउट व्हाट, ट्रू वैल्यू, उसी तरीके से अगर हम जितनी भी एब्सोल्यूट एरर्स हैं उनका मीन ले लें तो दैट विल बी कॉल्ड एज मीन एब्सोल्यूट एरर। तो कुछ बच्चे ये सोचेंगे कि ये एक नए टाइप ऑफ एरर है, नहीं, दिस इज नॉट अ न्यू टाइप ऑफ एरर बट इट्स जस्ट अ मैथमेटिकल टूल टू एनालाइज द एरर, है ना। एरर एरर तो वही है सिर्फ कि मेजरमेंट किया और गलत गलत रीडिंग ले ली, तो दैट इज द ओनली टाइप ऑफ एरर। मतलब एरर हुआ, दैट इज द एरर, उसके अलावा कोई एरर का कोई सब टाइप नहीं है। बट मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है, ये है हमारा कि अगर हम एब्सोल्यूट एरर्स का मीन ले लें तो दिस इज मीन एब्सोल्यूट एरर, और एक स्टैटिस्टिकल टूल है, जस्ट ए मैथमेटिकल टूल है टू एनालाइज एरर्स, है ना। हम एरर को एनालाइज करेंगे फिर फाइंड आउट करेंगे कि हमारे मेजरिंग प्रोसेस में, प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट में या इक्विपमेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट उसमें कुछ दिक्कत तो नहीं है। अगर ये सब होंगे तो वी विल फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ दीज टूल्स, और वन ऑफ दीज टूल इज मीन एब्सोल्यूट एरर। उनमें से एक ऐसा टूल क्या है, मीन एब्सोल्यूट एरर, राइट।
चलो, अब मीन एब्सोल्यूट एरर के बारे में हमने जान लिया कि यार ये एक टूल है, कोई नए टाइप ऑफ एरर नहीं है, राइट। देन अब हम क्या करेंगे, वी विल फाइंड आउट कि मीन एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे कैसे, राइट। चलो देखो, एब्सोल्यूट एरर तो हमने पिछले स्लाइड पे डिस्कस किया कि एब्सोल्यूट एरर वाज एसोसिएटेड विद ईच मेजर्ड वैल्यू, हर एक मेजर्ड वैल्यू के करस्पॉन्डिंग एक एब्सोल्यूट एरर था। अब अगर इन सभी एब्सोल्यूट एरर्स को, जैसे डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3, इन सबको जोड़ दें और उसको डिवाइड कर दें नंबर ऑफ रीडिंग से, तो क्या वो हमारा एब्सोल्यूट एरर का मीन नहीं आ जाएगा? आ जाएगा ना, अर्थमेटिक मीन। यस सर। एवरेज निकालते हैं, जैसे हम मार्क्स का एवरेज निकालते हैं बेटा एग्जाम्स के बाद, वही तरीका है मीन निकालने का। अब यहाँ पे हम मोड में डाल रहे हैं उसको, मॉडुलस फंक्शन में डाल रहे हैं, मोड फंक्शन में डाल रहे हैं, या फिर मैग्नीट्यूड उसका सिर्फ कंसीडर कर रहे हैं। ये इसलिए किया जा रहा है ताकि जो पॉजिटिव साइड में एरर्स होंगे और जो नेगेटिव साइड में एरर्स होंगे, दे शुड नॉट कैंसिल आउट ईच अदर। अगर वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो क्या होगा, हमें आफ्टर द कैलकुलेशन ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर ऐसा प्रतीत होगा, हमें ऐसा लगेगा कि हमारी एरर जीरो है, हमारी कोई एरर नहीं आ रही प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट में। बट अगर एरर रही तो, मान लो 5 सेंटीमीटर वाज ट्रू वैल्यू और हम मेजर कर रहे हैं उसको 5.3, 4.7, 4.7, मेजर करें 5.4, 4.6। अब इन सब रीडिंग्स को अगर हम एवरेज लें, इनका अगर हम एवरेज लें तो क्या आएगा, 5.3 प्लस 4.7 प्लस 5.4 प्लस 4.6 डिवाइडेड बाय 4, तो इसका एवरेज क्या आएगा बेटा, 5.0 ही आएगा, राइट। तो अगर यहाँ पे मीन निकालेंगे तो 5.0 डिवाइडेड बाय क्या, 4, तो ये रीडिंग हमारी आएगी, ये जीरो के टेंड करने लग जाएगी, हमारा कोई भी एरर नहीं है, हमारे एरर्स ही नहीं है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट। तो क्या ये सही होगा? देखो ये तो एक्चुअल रीडिंग्स थी, बट अगर हम एरर निकालेंगे तो यहाँ 0.3 आएगा, यहाँ -0.3, 0, फिर यहाँ पे 0.4 आएगा, यहाँ पे -0.4 रीडिंग एरर की आएगी। इन सबको ऐड करेंगे तो वो सारा का सारा जीरो हो जाएगा। अगर एब्सोल्यूट एरर निकालें, देखो ये हमारी रीडिंग्स हैं, मेजर्ड रीडिंग्स, अगर इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एरर्स निकालें, पहले हम एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे, राइट। तो एब्सोल्यूट एरर करस्पॉन्डिंग टू 5.3 वाली रीडिंग वो क्या होगी, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू 5.0 तो 0.3। सिमिलरली सेकंड रीडिंग है 4.7, इसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा एब्सोल्यूट एरर, 4.7 माइनस 5.0, 4.7 हमारी यहाँ पे क्या है, मेजर्ड वैल्यू है, और 5.0 क्या है, ट्रू वैल्यू है। तो 4.7 में से जब 5.0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0.3, वो भी नेगेटिव में, ठीक। अब देखो इसके बाद 5.4 के करस्पॉन्डिंग निकालेंगे तो क्या आंसर आएगा बताओ, 4.6 की करस्पॉन्डिंग निकालेंगे तो -0.4। अब ये वाले हमारे पास एब्सोल्यूट एरर्स थे जो ये हैं, इनको हम ऐड करें और इनका मीन निकालें तो क्या आएगा, 0.3 माइनस 0.3 प्लस 0.4 माइनस 0.4 डिवाइडेड बाय 4, तो ये कैंसिल आउट हो गए ना, तो 0/4। अब हमारा मीन एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट एरर्स का मीन जो है वो तो जीरो आ जाएगा इस केस में, जीरो। बट क्या हमारे पास एरर्स थे ड्यूरिंग मेजरमेंट, बताओ बताओ बेटा, एरर्स करे थे ना हमने ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट? सो गए क्या सब लोग? क्वेश्चन समझ पा रहे हो? यस सर। तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट जब हम 5.0 सेंटीमीटर का बॉल का डायमीटर मेजर कर रहे थे, तो हमने ये वाली रीडिंग लिखी थी 5.3, 4.7, 5.4, 4.6। तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट क्या हमने गलतियां करी थी? यस सर। करी थी ना यार, क्योंकि मेजर्ड वैल्यूज आर डिफरेंट फ्रॉम ट्रू वैल्यू, तो गलतियां तो हुई थी मेजरमेंट में। बट जब हमने फाइनली कैलकुलेट किया मीन एब्सोल्यूट एरर तो उसका रीडिंग आ गया जीरो, जो ये शो कर रहा है कि हमने गलतियां नहीं करी। तो क्या ये सही तरीका था इनको मेजर करने का? नहीं। दैट्स वाई वी आर यूजिंग दिस मॉडुलस फंक्शन। तो हम सिर्फ पॉजिटिव मैग्नीट्यूड को कंसीडर करेंगे। अगर पॉजिटिव को कंसीडर करेंगे तो जो नेगेटिव वाली वैल्यूज है 0.3, इसका मॉडुलस आएगा तो ये ऐड हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा। तो अब इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 0.3 प्लस 0.4, 1.4/4, ठीक है ये? यस सर। सही है। 0.35 को 0.35 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 1.4 आता है। तो ये हमारा
आएगा मीन एब्सोल्यूट एरर, जो शो कर रहा है कि हम इतना डेविएट कर रहे हैं ऑन एन एवरेज फ्रॉम ट्रू वैल्यू। ठीक है, चलो अब बात आती है ये मीन एब्सोल्यूट एरर का। ये तो देखो मैंने आपको बताया, जो लेफ्ट में बताया, ये तो ये बताया कि क्या तरीका है, क्यों हम इसको ऐसा कर रहे हैं। बट क्या आपको ये फॉर्मूला समझ आता है, सिर्फ याद जो रखना है एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से? क्या ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट कर पाओगे? कर पाओगे क्या? इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर वैल्यूज कैलकुलेट करनी हो तो कर पाओगे क्या? Yes, sir. कर लोगे, ठीक है। तो अब बात आई कि इसको लिखने का तरीका, मीन एब्सोल्यूट एरर, यानी एब्सोल्यूट एरर के ऊपर एक डंडा लगा दिया बार, तो दिस मींस इट इज मीन एब्सोल्यूट एरर। अब वो दैट कैन ऑल्सो बी ऑन पॉजिटिव साइड और इट कैन ऑल्सो बी ऑन नेगेटिव साइड। मोड लेके हमने पॉजिटिव साइड का काउंट किया, बट सेम एरर कैन बी ऑन नेगेटिव साइड ऑल्सो। तो इन दोनों बातों को एक साथ लिख लिया हमने ऐसे, ए प्लस माइनस ए एम है। ए एम क्या है? ये हमारा ट्रू वैल्यू था। ये हमने कैसे कैलकुलेट किया था? बाय एवरेजिंग, बाय टेकिंग द अर्थमेटिक मीन ऑफ ऑल द मेजर्ड वैल्यूज। ठीक। और ये हमारा क्या है? मीन एब्सोल्यूट एरर। तो अर्थमेटिक मीन में मीन एब्सोल्यूट एरर को प्लस माइनस किया। प्लस माइनस का मतलब क्या है? ये दो इक्वेशंस को हमने एक साथ लिख दिया। दो अलग अलग इक्वेशंस थी, दो अलग अलग एक्सप्रेशंस थी, उनको हमने एक साथ लिख दिया। पहली वाली ये थी, फर्स्ट वन, और ये दूसरी वाली ये थी, सेकंड वन। अगर इन दोनों को एक साथ लिख रहे हैं कंबाइन करके, तो ये शॉर्टकट तरीका है सिर्फ इसको लिखने का। अदरवाइज इससे ये नहीं डरेंगे कि यार प्लस है और माइनस है, इसको ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें। नहीं, इसको एक्सपेंड करो, ये दो में एक्सपेंड हो जाएगी, पहला ये, दूसरा ये। ठीक है, चलो ये सब समझ आ जाएगा, अभी डरना नहीं है, एक क्वेश्चन करेंगे सब कुछ समझ आ जाएगा। ठीक है, हर एक चीज रिलेट होती चली जाएगी। अब देखो, मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने का ये तरीका था। ठीक, इसी तरीके को यूज करके एक अलग निकाला, दूसरा दूसरा स्टेप जो है वो हो गया रिलेटिव एरर निकालने का, कि हमने मीन एब्सोल्यूट एरर को इन रिलेशन विद ट्रू वैल्यू रख दिया। मीन एब्सोल्यूट एरर कहाँ स्टैंड करता है, किसके रिस्पेक्ट में? ट्रू वैल्यू के। तो उसको ट्रू वैल्यू से डिवाइड कर दिया, मीन एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट किया और उसको ट्रू वैल्यू से डिवाइड कर दिया। इतना लिखने भर से ये हो गया रिलेटिव एरर। मतलब क्या है? रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर ऑफ मेजरमेंट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मीन वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी मेजर्ड, यानी मेजर्ड क्वांटिटी की मीन वैल्यू और मीन एब्सोल्यूट एरर का रेशियो है ये। ठीक है, ऊपर आएगा मीन एब्सोल्यूट एरर और नीचे आएगा मीन वैल्यू। मीन वैल्यू को ही हम क्या बोलते हैं? ट्रू वैल्यू। ठीक, अब ये हमने लिख दिया, तो इसी को बोल दिया कि दिस इज रिलेटिव एरर। अब इसका बोलोगे कि सर इसका सिग्निफिकेंस क्या है? ये एक मैथमेटिकल टूल है बेटा, बस, इसका और कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। इसको स्टडी करके हमें पता पड़ेगा कि हमारी टाइप्स ऑफ एरर क्या है और एरर कहाँ, एरर का कोज क्या है, हम उसको जानने की कोशिश करेंगे। तो इसका एक ये बस मैथमेटिकल टूल है, इसको आपको यही याद रखना है कि रिलेटिव एरर मतलब मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू। ये आपको याद ही रखना पड़ेगा, यू हैव टू मेमोराइज दिस थिंग। ठीक है, अब आओ, फिर इसी को, रिलेटिव एरर को हमने 100 से अगर मल्टीप्लाई कर दिया, यानी डेल्टा ए बाय ए एम किया और इंटू 100 कर दिया, तो ये हो गया परसेंटेज एरर। ये भी याद ही रखने की चीज है, इसमें कुछ नया नहीं है। 100 से मल्टीप्लाई करो तो परसेंटेज में आ जाता है। ठीक, चलो अब जो पिछले हमने दो स्लाइड्स में सीखा है उसके बेसिस पे ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है आप सबको। एक बार इसको अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, और हर बच्चा, मेरी क्लास का हर बच्चा इसको अटेम्प्ट करेगा। देन वी विल सी कि आप लोग कहाँ तक पहुंचे, फिर मैं इसको आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो एक सिंसियर अटेम्प्ट इस क्वेश्चन को देंगे, मैं आपको लगभग 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, सब बच्चे अटेम्प्ट करेंगे। अगर किसी का आंसर आ जाता है शॉर्टकट तरीके से तो आप हैंड रेज कर लेंगे, और अगर इसको आपने अटेम्प्ट किया, जस्ट आपने अटेम्प्ट किया है, कहीं तक भी पहुंचे, थोड़ा भी किया तो भी हैंड रेज कर लेंगे। एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स मैं आपसे पूछूंगा, अगर कुछ बच्चे आंसर बता पाए तो ठीक है, अदरवाइज हम लोग डिस्कस करेंगे, फिर फर्दर क्वेश्चन है वो आप सब लोग करेंगे। तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें सब लोग सिंसियर अटेम्प्ट देंगे, ये गारंटी है कि पिछले 3 स्लाइड का ही इसमें कंसेप्ट यूज होगा। तो बेटा करो अटेम्प्ट, करो सब लोग। 52 पे मैं आपसे आंसर पूछूंगा।
जिन बच्चों का होगा वो हैंड रेज करेंगे और हैंड रेज्ड ही रखेंगे, हाथ नीचे नहीं करेंगे, बस हैंड रेज कर लो। कुछ बच्चे अटेम्प्ट कर रहे हैं क्या अभी भी? चलो बेटा आंसर डालो चैट बॉक्स में जिन जिन ने किया है अटेम्प्ट। ठीक है, ठीक है, मैक्सिमम लोगों का आंसर आया है सही। ठीक है बेटा, अगर गलत आंसर आता है तो देन यू शुड आंसर रॉन्ग, है ना। ऐसा नहीं है कि सही आंसर सब लोग आंसर कर रहे हैं और आपका कुछ अलग आया है तो आप भी उसी को देखा देखी वही टाइप कर रहे हो, दैट इज एक्चुअली वो चीटिंग होगी आपका खुद के साथ ना। तो आपका जो आंसर आया वही डालें। ठीक है, चलो अगर सबका ये आया है तो आई एम वेरी हैप्पी कि यार सब लोगों ने सही किया इसको। चलो देखो अभी इसको अटेम्प्ट करने का तरीका क्या है, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ देन वी विल प्रोसीड विद द सॉल्यूशन। ठीक है। In a series of successive measurement in an experiment, the reading of the period of oscillation of a simple pendulum were found to be. Simple pendulum का हम टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकाल रहे हैं, राइट। हमारे पास गिवन 5 रीडिंग्स है, 0, 2.63, 2.56, 2.42, 2.71 एंड 2.80 सेकंड्स। अब हमें बोल रहा है फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। अब कुछ स्टूडेंट सोचेंगे कि यार ये जो है बोल रहा है कि टाइम पीरियड ही लिखा हुआ है और फिर ये टाइम पीरियड के बारे में पूछ रहा है, तो पूछ क्या रहा है एक्चुअल में। ये 5 बार इसने मेजरमेंट लिया, तो दीज 5 आर नथिंग बट मेजर्ड वैल्यूज। हमारे पास 5 मेजर्ड वैल्यूज है। अब ये पूछ रहा है कि फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, देन द एग्जामिनर इज ट्राइंग टू आस्क नथिंग बट द ट्रू वैल्यू, राइट। तो ट्रू वैल्यू के बारे में हमने क्या पढ़ा था, ट्रू वैल्यू इज अर्थमेटिक मीन ऑफ मेजर्ड वैल्यूज। तो क्या हम इन पांचों के पांचों रीडिंग्स का अगर एवरेज ले लें या फिर अर्थमेटिक मीन ले लें तो हमें क्या मिलेगा, द ट्रू वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। ठीक, तो हम इनका एवरेज ले लेते हैं। चलो ट्रू वैल्यू के लिए ट्रू वैल्यू विल बी इक्वल टू 2.63 प्लस 2.56 प्लस 2.42 प्लस 2.71 प्लस 2.80। इन सबको ऐड करेंगे और डिवाइड कितने से कर देंगे, क्योंकि 5 रीडिंग थी तो 5 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, चलो तो इसकी वैल्यू क्या आएगी बेटा बताओ, सम जिन्होंने किया है वो क्या आएगा, ऊपर अनम्यूट करके बताओ। 13.12 13.12। ठीक है, 13.12 डिवाइडेड बाय 5, इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे डिवीजन के बाद आएगा 2.624। 2.624, तो ये हमारा कंप्लीट डिवीजन आ रहा है। बट हमें पता है कि क्योंकि हमारी जो इनिशियल एक्सप्रेशंस थे, जैसे कि ये जो मेजर्ड वैल्यूज थी, इनमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स जितने मिनिमम वाले में होंगे उतने ही अलाउड है फाइनल आंसर में। तो इन सब में सिग्निफिकेंट फिगर्स की संख्या कितनी थी, 3 डिजिट्स फॉर सिग्निफिकेंट इन ईच ऑफ दीज मेजर्ड वैल्यूज। तो हमें लास्ट जो फाइनल आंसर है उसमें भी 3 ही अलाउड है, तो वी विल हैव टू ड्रॉप दिस 4। अब इस 4 को ड्रॉप करते टाइम we will use the rules that we studied for rounding off. So since the digit that is to be dropped is less than 5,
द प्रीसीडिंग डिजिट इज केप्ट अनचेंज्ड। तो हम इसको क्या लिखेंगे 2.62, समझे 2.62 सेकेंड, इस हिसाब से आ गया। तो यहां तक करने मात्र से हम ऑप्शन ए को टिक कर सकते हैं, बिकॉज ओनली ऑप्शन ए हैज दिस 2.62 वैल्यू, अदर्स आर नॉट 2.62। तो आंसर तो यही से आ जाएगा। अगर एग्जाम में ऐसा आए और ये पॉसिबिलिटी मिले तो यू शुड हैव एन आई ऑन द ऑप्शंस ऑल्सो। हमें ऑप्शंस पे भी एक नजर बना के रखनी है कि यार एलिमिनेशन से तो नहीं आ रहा, कहीं हम एलिमिनेट कर लें बी सी डी को, तो क्योंकि 2.62 है तो ये सिर्फ यही ए ऑप्शन है जो सेटिस्फाई कर रहा है, तो ए को टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इफ दिस क्वेश्चन वाज इन एग्जाम। बट अभी हम सीख रहे हैं तो हम आगे का सोल्यूशन भी यहाँ देखें, ठीक। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे मैं आपको इसका सॉल्यूशन डिस्कस कराता हूँ, ठीक है, अदरवाइज हमारा कैलकुलेशन इंटेंसिव बहुत हो जाएगा, पूरा लेक्चर इसी में चला जाएगा। देखो क्वेश्चन सबको समझ आया कि पूछ क्या रहा है? Yes, sir. सबको समझ आया ना? Yes, sir. Yes, sir. तो देखो बेटा आप ध्यान से सुनेंगे, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, यहाँ समझ लेंगे, फिर आपको नोट्स तो मिल ही गए, हम नोट्स में आप अच्छे से इसको पढ़ लेना, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि व्हाट आर द स्टैंडर्ड स्टेप्स। जितने भी हमने देखे, क्या देखा, पहले एब्सोल्यूट एरर देखा, देन वी स्टडीड मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर्स, देन वी स्टडीड रिलेटिव एरर, फिर हमने परसेंटेज एरर। तो ये एक ही तरीका है इनको निकालने का, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, कुछ नया नहीं आएगा, हमेशा वैसा ही रहेगा। तो एक बार अगर हम उसको देख लें तो देन वी कैन बी श्योर कि हम उसको कर पाएंगे, राइट। चलो देखो T1 T2 T3 T4 T5 ये हमने देख इनको नोटेशन दे दिया कि दीज आर आवर मेजर्ड वैल्यूज, जो हमने मेजरमेंट जो क्वेश्चन में दे रखी है एग्जामिनर ने कि दीज आर 5 मेजर्ड वैल्यूज, ठीक है। अब मीन वैल्यू अगर कैलकुलेट करनी है, टी मीन जो टाइम पीरियड था उसका मीन एम से डिनोट कर दिया, फिर उसको कैलकुलेट करने के लिए पांचों के पांचों रीडिंग्स को ऐड किया, डिवाइड बाय 5 कर दिया, तो ये वही सेम स्टेप है जो लास्ट में किया 2.62 सेकेंड। टी मीन हमारा आया 2.62 सेकेंड्स। देखो अब इसके बाद हम कर रहे हैं एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर क्या था, अगर हम याद करें कि व्हाट वाज द डेफिनेशन ऑफ एब्सोल्यूट एरर, तो हमें याद आएगा कि यार इट इज द डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू। तो जितने नंबर ऑफ मेजर्ड वैल्यू होगा या हमने जितने बार मेजरमेंट किया होगा उतने ही बार हमारे को एरर आएगा, एब्सोल्यूट एरर। तो उसको करस्पॉन्डिंग टू एवरी मेजर्ड वैल्यू देयर इज एन एसोसिएटेड एब्सोल्यूट एरर। तो जितनी एब्सोल्यूट ये थी फर्स्ट रीडिंग 2.63, इसके करस्पॉन्डिंग डेल्टा T1 एरर आया एब्सोल्यूट एरर 2.63 माइनस 2.62, ये हमने कर दिया क्योंकि 2.62 वाज अवर एस्टिमेटेड मीन, यानी कि हमारा ट्रू वैल्यू था 2.62, तो ट्रू वैल्यू को हमने हर एक रीडिंग में से माइनस कर दिया यहाँ पे देखो। तो सब्ट्रैक्शन के बाद जो चीज आई दैट इज एब्सोल्यूट एरर पर्टिकुलर टू दैट मेजर्ड वैल्यू। तो ये हमारी एब्सोल्यूट एरर्स आ गई सारी की सारी, एब्सोल्यूट एरर्स, ठीक। अब इन एब्सोल्यूट एरर्स के साथ हम क्या करेंगे, हम इन एब्सोल्यूट एरर्स का मोड ले लेंगे और उसको ऐड कर देंगे और उसका मीन ले लेंगे, फिर ये आएगा मीन एब्सोल्यूट एरर, है ना। क्या किया, मीन ले लिया, तो इसमें क्या किया, पहले पॉजिटिव 0.01 था तो 0.01 लिख दिया एज इट इज, ये माइनस 0.06 था, इसका मोड लिया, मोड ऑफ माइनस 0.06, ये किसके इक्वल आएगा, it will be equal to 0.06, since we are only interested in magnitude, तो ये 0.06 के इक्वल आएगा, वही हमने उठाया और इसको यहाँ रख दिया, ठीक। फिर द थर्ड वन इज माइनस 0.20, इसका 0.20 रख लिया, 0.09 0.09 0.08 18 इसको ये रख दिया। तो पांचों के पांचों एब्सोल्यूट एरर्स का मॉडुलस सिर्फ मैग्नीट्यूड लिया और उनको ऐड कर लिया, फिर डिवाइड बाय 5 कर दिया, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ रीडिंग्स कितनी थी, 5 थी। तो इसके कैलकुलेशन के बाद हमारे पास आया 0.54 डिवाइडेड बाय 5, इसकी वैल्यू आई 0.108। आप करके देख लेंगे चाहे तो आपको वेरीफाई करना है तो दोबारा जब इसको अटेम्प्ट करना इसी न्यूमेरिकल को एक बार फिर से करना लिख के, तो आपको एक प्रोसेस पता चल जाएगा आफ्टर द क्लास, और फिर आप ये वेरीफाई भी कर लेना, फिर यहाँ देख के मत करना, एक बार मैनुअली कर लेना, ठीक। देखो अब 0.108 था, फिर हम फिर से देखेंगे कि यहाँ पे जो वैल्यूज थी 0.01 0. इनमें जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स थे उतना ही अलाउड है फाइनल आंसर में, तो हम लोग 8 वाले को ड्रॉप कर देंगे, 8 8 इज ग्रेटर देन 5, तो हम 8 के पहले वाले डिजिट को इंक्रीमेंट कर देंगे 1 से, सो इट विल बी 0.11 सेकेंड। ये क्या आया, दिस इज मीन एब्सोल्यूट एरर, यानी एब्सोल्यूट एरर्स का मीन, ठीक है, ये आया।
ठीक है, अब इस एब्सोल्यूट एरर के मीन को अगर हम डिवाइड कर दें मीन वैल्यू से या ट्रू वैल्यू से, तो हमारे पास क्या आएगा, रिलेटिव एरर। और रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ गया परसेंटेज एरर। हमें परसेंटेज एरर इसलिए निकालना है क्योंकि हमें क्वेश्चन में परसेंटेज के फॉर्म में दिया हुआ है ऑप्शन, है ना। तो हम परसेंटेज एरर तक जाने का जो रास्ता है उसके थ्रू हम कैलकुलेशन करते जा रहे हैं, और फाइनली हम यहाँ पे पहुंचते हैं 0.11 डिवाइडेड बाई 2.62 और इंटू 100। तो ये किसके इक्वल आएगा, ये आएगा बेटा 4% के इक्वल। तो ये हमारा फाइनल आंसर यहाँ से आएगा। तो ये पूरी कैलकुलेशन करके हम पहुंचे कहाँ तक, 4% तक। अब हमें पता चल गया कि 2.62 तो हमारा ट्रू वैल्यू था, जो आप लोगों ने सही बताया ऑप्शन ए, और प्लस माइनस 4%, बिकॉज द एरर कैन बी ऑन पॉजिटिव साइड और ऑन द नेगेटिव साइड ऑफ द ट्रू वैल्यू। जैसे हमने दिखाया था ना आपको कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का एक बेल कर्व होता है, तो बेल कर्व के पॉजिटिव साइड भी हो सकता है या फिर नेगेटिव साइड भी हो सकता है। तो इसलिए टू अकाउंट फॉर बोथ द केसेस वी आर यूजिंग प्लस माइनस साइन, है ना, प्लस और माइनस। तो फाइनली हम क्या लिखेंगे, 2.62 प्लस और माइनस 4%। तो ये हमारा कंप्लीट मैग्नीट्यूड हुआ किसका, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम गिवन दीज 5 मेजरमेंट्स। ये 5 मेजरमेंट दिए हैं, इनके बेसिस पे हमारा जो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम आया, दैट इज 2.62 टाइम्स 2.62 प्लस माइनस 4%। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब डाउट पूछो भाई, करिश्मा बोलो बेटा। करिश्मा, डाउट है क्या बेटा? नो सर। अच्छा, हैंड रेज हो गया आपका फिर। ओके, किसी को अभी इसमें डाउट है, समझ नहीं आया तो एक बार पूछ लेंगे सब बच्चे। चलते हैं आगे, बढ़ते हैं फिर। ठीक है, अब देखो हमने देख लिया कि एरर्स क्या होती है, राइट। अच्छा बेटा, डाउट पूछ लो या तो कुछ बताओ मेरे को कि आपको क्या समझ आया इतनी देर में। ये वाला क्वेश्चन पूरा समझ आया कि नहीं आया, ये बताओ। कितने बच्चों को ये वाला समझ आ गया पूरा, हैंड रेज करो। कितने बच्चे सिमिलर क्वेश्चन आए तो कर पाएंगे, उतने बच्चे हैंड रेज करो। तो आउट ऑफ अराउंड 36, 20 स्टूडेंट, बचे हुए 16 बच्चे कर पाएंगे। उनको ये लग रहा है शायद बचे हुए 16 स्टूडेंट की, अरे यार फिजिक्स की तो फिर से वही शकल है, बोरिंग सी शकल है, बोरिंग सी कैलकुलेशन है, क्या करें, ऐसा है क्या? ठीक है बेटा, कर लो हाथ नीचे। देखो अभी मैं बता देता हूँ आपको एजेंडा क्या है आगे हमारा। हमने पढ़ लिया, वी हैव गुड स्टडीड इवनिंग अबाउट सर। एरर्स ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, एरर्स ऑफ मेजरमेंट के बारे में हमने पढ़ लिया है। ठीक है बेटा, लेट आके गुड इवनिंग ना करें। लेट आके गुड इवनिंग करोगे तो डांट दिए जाओगे किस दिन, कि पहले तो लेट आए हो और फिर गुड इवनिंग बोल रहे हो टू डिस्टर्ब द क्लास। चलो, एरर्स हमने पढ़ा कि व्हाट इज द एरर ऑफ मेजरमेंट। मेजरमेंट करते टाइम अगर कोई एरर आ रही है तो उसका मतलब क्या है। मुस्कान, डाउट है क्या बेटा? मुस्कान, ठीक है। हाँ, तो देखो अब हम पढ़ेंगे कि जैसे हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में पढ़ा था कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन या फिर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के जो ऑपरेशंस होंगे उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स के साथ क्या होगा, कि व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑन ड्यू टू द मैथमेटिकल ऑपरेशंस। तो सिमिलरली हम लोग यहाँ भी देखेंगे कि एरर्स के साथ क्या सुलूक होगा, एरर्स के साथ क्या होगा व्हेन वी ऐड two physical quantities, we subtract two physical quantities, when we multiply or divide the physical quantities। तो पहले देखेंगे एडिशन या सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन के बारे में। देखो, अगर x आपको दिया हो a प्लस b, तो क्या हम लोग ऐड कर पाते हैं? बताओ, क्या हम लोग ऐड कर पाते हैं? नो सर। नहीं। अगर a और b की वैल्यू दी होगी तो ऐड कर पाएंगे ना यार। देखो मान लो x इक्वल्स टू, मैंने बोला 1+2, तो क्या आएगा? 3। सब बच्चे कर पाएंगे ना, ठीक है। अब बोल देता हूँ x इक्वल्स टू 4+3, तो ये भी सब कर पाएंगे, 7। ठीक है, अब अगर मैं बोल दूं,
अब मैं अगर बोल दूं कि यहाँ पे ए की वैल्यू क्या थी बेटा फर्स्ट वन में, चलो इसको मिटा देते हैं बीच वाले को, ये बताओ इसमें ए क्या है? ए इक्वल्स टू 4 है और बी इक्वल्स टू 3 3 है। अब देखो सीधा सीधा अगर ए और बी की वैल्यूज ऐसे दी हो 4 या 3, तो हम लोग ट्रेडिशनली ऐसा एडिशन तो करते ही आ रहे हैं, सिंपल सी बात है। अगर मान लो मैं आपको बोल दूं कि ए 4 नहीं है, ए है 4 प्लस माइनस 1, और बी क्या है 3 प्लस माइनस 2, तो अब हमें बताना है कि x इक्वल्स टू ए प्लस बी की क्या वैल्यू होगी। तो हम कैसे बताएंगे फिर, बताओ। ये सिचुएशन अगर हमारे पास आ जाए कि a की वैल्यू है 4 प्लस माइनस 1, यानी 4 होगा विद डेविएशन ऑफ प्लस और माइनस 1, पॉजिटिव साइड में एक हो सकता है और नेगेटिव में भी एक हो सकता है, ठीक। और b क्या है 3 प्लस माइनस 2, तो 3 इज द ट्रू वैल्यू ऑफ b, बट देयर आर चांसेस ऑफ एरर, और वो कितने हैं प्लस माइनस 2। तो क्या हम एक रेंज को डिफाइन नहीं कर रहे बेटा, देखो ए के लिए हम एक रेंज को डिफाइन कर रहे हैं, ए के लिए डिस्कस करते हैं, तो क्या ए इन दोनों के बीच में नहीं होगा, 3 और 5 के बीच में? ये सही बात है कि नहीं है, बताओ। यस सर यस यस ए सर ए है वो 3 और 5 के बीच में होगा, क्यों? क्योंकि हमने लिखा था ए इक्वल्स टू 4 प्लस माइनस 1, है ना। तो अब देखो अगर इसका मिनिमम वैल्यू लेने चले, ए का मिनिमम वैल्यू क्या आ सकता है, व्हेन द एरर विल बी ऑन नेगेटिव साइड, दैट इज माइनस 1, तो क्या होगा 4 माइनस 1, और कहाँ तक होगा 4 प्लस 1 तक। तो 4 माइनस 1 और 4 प्लस 1 यही है, तो 4 माइनस 1 इज 3 और 4 प्लस 1 इज 5, तो ए हमारी कहीं ना कहीं 3 और 5 के बीच में लाई करेगी, द मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए, है ना। मेजरमेंट के अंदर ही तो एरर्स आएंगे यार, तो मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए हमारी कहाँ लाई करेगी 3 और 5 के बीच में। अब बोलोगे कि सर ए और बी को मेजर क्यों करना पड़ रहा है, आप सपोज करो कि ए है वो लेंथ ऑफ दिस वॉयलेट पेन है ना, ये वॉयलेट पेन का लेंथ अगर है वो ए मान लिया, और ये व्हाइट वाले पेन का जो है लेंथ है उसको हमने बी मान लिया, तो देयर विल बी सम एरर्स इन द मेजरमेंट ऑफ दिस वॉयलेट पेन्स लेंथ, और देयर विल बी सम एरर्स इन द मेजरमेंट ऑफ दिस व्हाइट पेन्स लेंथ। तो जो एरर आएंगे उन सबको एक साथ लिख दिया ना, कि कितनी पॉसिबिलिटी है एरर की, 4 प्लस माइनस 1 या 3 प्लस माइनस 2। तो इन दोनों को अगर मैं कंबाइंड लेंथ बोलूं कि व्हाट इज द कंबाइंड लेंथ ऑफ बोथ ऑफ दीज पेन्स, तो उसको अगर मैं x बोल दूं तो x क्या होगा a प्लस बी, है ना। कंबाइंड लेंथ मतलब इसकी लेंथ में ये ऐड कर दो, तो ए को ऐड करो बी में, बट ए में कुछ एरर्स थे बी में कुछ एरर्स थे, अब यही फाइंड आउट कर रहे हैं कि व्हाट विल हैपन टू दीज एरर्स, ठीक है। तो ये कितने बच्चों को समझ आया कि ए प्लस माइनस 1 जो है 4 प्लस माइनस 1 ए की वैल्यू वो इस रेंज को डिफाइन कर रही है कि इसके बीच में कहीं ना कहीं मेजर्ड वैल्यू आएगी। ये कितने बच्चे समझ पाए, हैंड रेज करो। ओके, ठीक है। तो ये आया समझ कि 3 से 5 के बीच में ए लाई करेगा। सिमिलरली सिमिलरली बी लाई करेगा किसके बीच में, बी की जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक होगी, 1 से लेके 5 4 तक, तक 5 तक होगी बेटा, 3 यस प्लस 2, है ना। 1 से लेके 5 तक होगी। तो देखो अब मैं x निकालता हूं, अगर x को निकालूं a प्लस बी, तो x के साथ क्या होगा वो हमें बता रहा है कि ये वाला फॉर्मूला जो है ना, जो इसमें दिया हुआ है ये क्या बता रहा है कि जो एरर इन x जो होगा, एरर इन x में जो एरर आएगा वो क्या होगा, दैट विल बी प्लस और माइनस, यानी दोनों साइड डेविएशन हो सकता है, और अर्थमेटिक सम लेंगे सीधा सीधा एरर्स का, है ना। तो देखो ए के मेजरमेंट में कितनी एरर थी, 1 1 थी ना भाई, ट्रू यस वैल्यू ए का 4 है यस और सर उसमें प्लस माइनस 1, तो एरर का मैग्नीट्यूड कितना है 1 है, तो 1 लिया। और बी में कितनी एरर है बताओ, 4 बी में सर 2 2, ठीक है। तो ये क्या हुआ प्लस माइनस 3, डेल्टा एक्स क्या है प्लस माइनस 3, यानी एरर ऑफ ए ये 1 था, उसमें ऐड कर दो सीधा सीधा एरर ऑफ बी को 2 को, तो ये एरर इन एक्स आ जाएगा। यही हमें बता रहा है ये जो हम प्रोपगेशन ऑफ एरर के बारे में पढ़ रहे हैं। इसको बस याद रख लो कि दोनों की एरर को जोड़ दो तो वो कंबाइंड जो क्वांटिटी है इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन, तो उसका एरर आ जाएगा, ठीक है। पूछो बेटा प्रतीक्षा, डाउट है क्या? सर बार बार बताना
क्या बताऊं एरर के बारे में? Yes, sir. देखो यहां तक तो आया ना समझ, आपको रेंज के बारे में बात कर रहा था कि एक्स विल लाई, ए विल लाई इन दिस रेंज 3 to 5। ए 3 से 5 के बीच में कहीं ना कहीं होगा, और बी 1 से 5 के बीच में होगा। ये समझ आ रहा Yes, sir. है ना? तो इसके बाद अगर हमें लिखना है एक्स इक्वल्स टू ए प्लस बी, तो ये तो सिंपल अर्थमेटिक एडिशन हम करते आ रहे हैं, बट विद एरर, अगर एरर के साथ उसको करना है तो कैसे होगा? एक्स प्लस डेल्टा एक्स, यानी एक्स की पूरी क्वांटिटी क्या होगी? ए प्लस बी, है ना, प्लस माइनस, प्लस माइनस क्या, ये वाला डेल्टा एक्स ना, प्लस माइनस डेल्टा एक्स। भाई एक्स तो क्या था? ए प्लस बी था, और डेल्टा एक्स को डेल्टा एक्स ही रख दिया। तो हमारा फॉर्मूला क्या कह रहा है कि डेल्टा एक्स विल बी प्लस माइनस ऑफ डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे साथ में, रीडिंग को, इसको हटा देते हैं यहाँ से ताकि समझ आए। ये किसके इक्वल होगा? ए प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा ऑफ ए में एरर है और उसको बी में एरर है, उनको ऐड कर देंगे, तो ये इसके बराबर होगा। अब ए प्लस बी तो सीधा सीधा पता है कि ए का ट्रू वैल्यू 4 है और बी का ट्रू वैल्यू 3 है, तो ए प्लस बी क्या आया? 3 + 4, प्लस माइनस एरर्स इन ए एंड बी। एरर ए में क्या था? 1, और 2 में क्या है? 2, बी में 2, तो ये आया। ठीक है, तो इसको हम क्या कर देंगे? 3 + 2 7 प्लस माइनस 3। ये आया समझ? Yes, sir. कर पाओगे ना? देखो अभी क्वेश्चन कराएंगे तो सब समझ आ जाएगा। बस अब ध्यान ये रखना है, ये एडिशन ऑपरेशन था, x इक्वल टू ए प्लस बी। अगर x इक्वल टू ए माइनस बी भी होगा तो एरर तो ऐसे ही जुड़ेंगी, डेल्टा एक्स है वो ऐड ऐसे ही होगा, डेल्टा ए प्लस बी। एरर में हमेशा एडिशन होगा, बस ट्रू वैल्यू में ए माइनस बी आ जाएगा। देखो अगले डिस्प्ले पे वही देख रहे हैं, अगर ए माइनस बी रहा तो एरर तो सेम वही रहेगा। एरर विल बी द एडिशन ऑपरेशन, एरर के बीच में सिर्फ एडिशन ऑपरेशन होगा और एल्जेब्रिक सम ही होगा एरर्स का। ठीक, बट एक्स की जो वैल्यू है वो ए माइनस बी हो जाएगी। अच्छा समझे? तो अगर सिमिलरली ए अगर हमने ऐसे लिया होता 4 + -1 और बी लिया होता 3 + -2, तो इस केस में एक्स निकालते, एक्स की ट्रू वैल्यू निकालते तो क्या आता? 4 + 3 7, सिंपली ए बी को जोड़ दिया, और डेल्टा एक्स निकालते तो ये क्या आएगा? So 1 माइनस plus आए 2. माइनस आएगा बेटा, ये वाला माइनस आएगा क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट एक्स इज इक्वल टू ए माइनस बी। तो 4 - b 3, तो ये आया 1। ठीक है 1, और डेल्टा एक्स निकालते टाइम क्या करते? 1 को 2 में ऐड कर देते, 1 + 2 तो 3। और फाइनल वैल्यू क्या होगी? एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स, यानी कि एक्स प्लस माइनस एक्स में जो एरर्स हैं। ठीक, तो इसको लिखते हैं ऐसे कि 1 ± 3। ठीक है ना भाई? डेल्टा एक्स तो यहाँ से निकाल लिया, ये क्या बता रहा है? फॉर्मूला बता रहा है, इसलिए हमने ऐसे कैलकुलेट कर लिया। और एक्स तो सिंपल है यार, एक्स तो ए माइनस बी कर रहे हैं, तो ए की ट्रू वैल्यू और बी की ट्रू वैल्यू, ये तो हम जन्म जन्म से करते आ रहे हैं, जब से हम पैदा हुए तब से हमने एडिशन ऐसे सीखा है, सब्ट्रैक्शन ऐसे सीखा है, तो ये सब कर लेंगे। बस एरर के टाइम ये ध्यान रखना है कि इन दोनों को ऐड करना है सिर्फ, चाहे वो एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो। बाद में लिखते टाइम ये लिखना है एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स। तो एक्स की वैल्यू कैलकुलेट हुई थी यहाँ से 1 लिख दिया, प्लस माइनस हमने लगाना ही है क्योंकि डेविएशन किसी भी साइड हो सकता है, और डेल्टा एक्स यहाँ से था, दोनों एरर्स को ऐड किया था सिंपली 1 और 2 को, तो ये आया 3। तो फाइनल एक्सप्रेशन ये आ गया एक्स का, एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स का 1 ± 3। तो क्या एक्स लाई करेगा किस रेंज में? पहले ऐड कर दो फिर माइनस, यानी -2 से +4 के बीच में। ठीक है चलो। यस सर। अब ये क्वेश्चन है, ये सब लोग अटेम्प्ट करेंगे, मुझे विश्वास है कर पाओगे मैक्सिमम लोग। ठीक है, जस्ट इस स्लाइड में जो समझाया है, ये वाली स्लाइड में यही कंसेप्ट बस यूज हो रहा है, इन दोनों के कैलकुलेशन में करो। 2 मिनट का टाइम दिया, सबको करेंगे, मैक्सिमम लोगों से आंसर चाहिए मुझे यार। तुम्हारा बैच इंटेलिजेंट बच्चों का बैच है, अगर पढ़ोगे नहीं तो लास्ट तक सबसे सबसे क्या बर्बाद बच्चों में आ जाओगे, सबसे डल बच्चों में आ जाओगे। तो योर इनपुट इज हाईली डिजायरेबल, तो मैक्सिमम बच्चे इसको अटेम्प्ट करेंगे और आंसर देंगे। बस हैंड रेज करेंगे चैट बॉक्स में, मैं बाद में जब बोलूं तब आप आंसर डालेंगे, चाहे तो टाइप करके रख लो, एंटर मार देना जब मैं बोलूं तब। चलो करो सब लोग, 2 मिनट का टाइम दिया सबको।
खाली हैंड रेज करेंगे और हैंड रेज करके रखेंगे, आंसर नहीं डालेंगे चैट बॉक्स में, तब मैं पूछूं तब डालेंगे। कितने बच्चे कर पाए? ओनली 5 स्टूडेंट्स, ओनली 9। जितने बच्चे कर पाए हैंड रेज करेंगे, चाहे ए या बी में से कोई सा भी एक हो गया तो भी हैंड रेज करेंगे। बहुत सिंपल है बेटा, बहुत सिंपल है। अगर आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया होगा तो फिर अलग क्वेश्चन है, अदरवाइज तो बहुत सिंपल आंसर है। चलो सफिशिएंट इनपुट्स आ गए, अब लोग डिस्कस करेंगे। डालो बेटा चैट बॉक्स में जो आंसर आया आपका, फर्स्ट का आंसर डालो। चलो मैं बोलता हूँ, आप लोग जितने बच्चों का फर्स्ट का आंसर जो मैं लिखूंगा वो आया तो हैंड रेज करेंगे, राइट? ठीक है। कितने बच्चों का आया ये, इस वाले का? ठीक है। और सेकंड वाले का कितने बच्चों का ये आया? 6 plus minus 0 point. ठीक है, ठीक है, कर लो, हाथ नीचे कर लो बेटा। चलो अब हम देखेंगे फर्स्ट वन। ठीक है, तो हमें क्या था, मैक्सिमम एरर हमने निकालना था, यानी कि वी आर सर्चिंग फॉर डेल्टा एक्स इन केस, जैसे पहले हमने एक्स लिया था ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो वही हम सर्च कर रहे हैं। तो एरर क्या आया, एरर में एरर जोड़ देंगे, क्योंकि उसको तो हमेशा ऐड ही करना है। 0.3 में 0.2 ऐड किया,
तो आंसर आया 0.5। और एक्चुअल वैल्यू 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करना था, तो 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया 1 आया। तो इन दोनों को अगर एक साथ लिखने चलेंगे तो ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एरर ये लिख देंगे। तो क्या ये आंसर आएगा? ठीक है, मैक्सिमम लोगों का ठीक आया है। बाकी बी में एरर्स तो हमेशा ऐड ही होंगे, चाहे एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन, तो इसीलिए सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन था, बट फिर भी हमने एरर्स को ऐड किया। ठीक, सिमिलरली यहाँ भी एरर्स ऐड करेंगे, 0.2 में 0.6 ऐड कर देंगे, नहीं तो 0.6 आ जाएगा। और एक्चुअल वैल्यू सिंस वी आर एडिंग दीज वैल्यूज, तो 2 + 4 6, तो अगर सबको एक साथ लिखेंगे तो 6 + माइनस 0.6। सिंपल था। कितने लोगों के दोनों आंसर सही है, हैंड रेज करो। ठीक है, समझ आया ना? अभी किसी को डाउट है तो हैंड रेज रखो, बाकी सब लोग हाथ नीचे कर लो। पूछो बेटा, लीना पूछो। नैन्सी, लीना चौहान, डाउट है क्या? चलो, आई थिंक दे हैव सम कनेक्टिविटी इश्यूज। चलो बेटा, अब देखो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए हमने देख लिया। सिमिलरली वी विल सी अबाउट प्रोडक्ट एंड क्वोशंट्स। ठीक है, प्रोडक्ट और डिवीजन ऑफ द क्वांटिटीज। ठीक है, चलो अब हमने देखा कि x अगर हमारा a मल्टीप्लाइड बाय b हो, यानी a इंटू बी होगा, तो हमारा एरर्स के साथ क्या होगा। ठीक है, तो रूल क्या बोलता है कि दिस विल बी द फॉर्मूला, कि हमारे रिलेटिव एरर्स ऐड हो जाएंगे। पहले हमारे एब्सोल्यूट एरर्स ऐड हो रहे थे, देखो क्या डेल्टा एक्स डेल्टा, ये डेल्टा एक्स एब्सोल्यूट एरर नहीं था, डेल्टा ए और डेल्टा बी, डेल्टा ए वाज एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ ए, डेल्टा बी वाज एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ बी। अब किसी को याद नहीं कि एब्सोल्यूट एरर क्या है, तो इट इज द डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू। है ना, मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू के बीच में जो डायरेक्ट डिफरेंस होगा जस्ट बाय सब्ट्रैक्शन, उसको बोलेंगे हम एब्सोल्यूट एरर। तो ए की मेजरमेंट में जो डिफरेंस था दैट वाज डेल्टा ए, बी के मेजरमेंट में जो डिफरेंस था दैट वाज डेल्टा बी। तो डेल्टा ए और डेल्टा बी दोनों के दोनों ऐड हो गए इन केस ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन, तो हमारे वहां पे एब्सोल्यूट एरर्स ऐड हो रहे थे। अगर यही प्रोडक्ट और डिवीजन की बात करें तो एडिशन तो अब भी होगा, यहाँ भी ऐड ही होंगे, सब्ट्रैक्ट कुछ नहीं हो रहा, एरर्स हमेशा ऐड होते हैं, ये ध्यान रखो। बट यहाँ हम एब्सोल्यूट एरर के बजाय रिलेटिव एरर्स को ऐड करेंगे। यहाँ पे हम ऐड करेंगे किसको? रिलेटिव एरर्स को। तो रिलेटिव एरर क्या है? ऊपर रखेंगे एब्सोल्यूट एरर और नीचे रख देंगे ट्रू वैल्यू। मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर ऊपर रखेंगे और नीचे रख देंगे ट्रू वैल्यू को, तो ये हमारे ऐड होंगे। यही बस ऐसे ये नया फॉर्मेट सीख लो, डेल्टा बी बाई बी। ठीक है, बस ये याद रखेंगे। अब देखो, अगर पावर्स में बात आए, जैसे ये है पावर में, x इक्वल्स टू a⁴n डिवाइडेड बाय b⁴m। तो पावर का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो मैं बोलूं a⁴, क्या ये नहीं होगा a टाइम्स a, है ना? यस सर। ठीक है, अब मैंने आपको बोला था जब मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो ऐड होंगी रिलेटिव एरर्स। तो इन दिस केस क्या होगा? अगर मैं निकालूं एरर, तो एरर क्या आएगा? डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा ए बाई ए होगा ना, क्योंकि मल्टीप्लाई होती है तो रिलेटिव एरर्स ऐड होंगी। ये हमने देखा कहाँ पे? यहाँ पे तो ऐड होंगी। तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ 3 टाइम्स डेल्टा ए बाई ए? भाई 3 बार एक ही चीज ऐड हो रही है तो उसको 3 टाइम्स डेल्टा ए बाई लिख सकते हैं। तो, यस सर। तो ये देखो, ये इस तरीके के एक्सपेंशन से हमें मिला कि अगर पावर n है तो हम ये नहीं लिख सकते n टाइम्स डेल्टा ए बाई, यहाँ 3 था तो 3 लिखा था, n है तो n होगा। तो ये देखो n टाइम्स डेल्टा ए बाई। अब डिवीजन में क्या है? b⁴m, तो ऐड ही होगा, एरर एरर कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, पहले बात ये, इसकी वजह से हम एडिशन रखेंगे। और b में जो एरर है वो कितने पावर का है? m पे जा रहा है b⁴m, तो हम क्या लिख देंगे? m टाइम्स एरर इन b, रिलेटिव एरर इन b। ये क्या आएगा? दिस विल बी एरर इन x, डेल्टा एक्स बाई एक्स आएगा। तो रिलेटिव एरर इन x वाज इक्वल टू n टाइम्स एरर इन रिलेटिव एरर इन a, m टाइम्स रिलेटिव एरर इन b। ऐड हमेशा ऐड होगा, ये तो
ध्यान रखो, चाहे एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कुछ भी हो। तो इसलिए ये प्लस नहीं, प्लस का जो साइन है ये रहेगा, हमेशा ये प्लस ही रहेगा, इसको तो चेंज करना ही नहीं है। और एडिशन और सब्ट्रैक्शन में वी आर डिस्कसिंग अबाउट एब्सोल्यूट एरर्स, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन और सब्ट्रैक्शन में वी वर डिस्कसिंग अबाउट एब्सोल्यूट एरर, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में वी आर डिस्कसिंग अबाउट रिलेटिव एरर्स। ठीक है, अब रिलेटिव एरर्स का तो ये कंसेप्ट इधर से ही समझ आ गया था सर। फिर इसमें नया क्या है, इसमें बेटा पावर्स हैं, पावर्स हैं तो पावर को एक्सपेंड इस तरीके से किया जा सकता है जैसे यहाँ मैंने आपको बताया। तो उसमें आपको सिंप्लीफिकेशन ये आएगा n और m, इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, जितनी पावर होंगी ऊपर उतना मल्टीप्लीकेशन, इधर एरर को मल्टीप्लाई करो और ऐड कर दो उतने नंबर से। ठीक है, अगर आप ये वाला फॉर्मूला ही देखो तो अगर मैं n और m की वैल्यू 1 रख दूं तो क्या ये एक्सपेंड होके ऐसे नहीं आ जाएगा डेल्टा x बाई एक्स। अगर n इक्वल टू 1 है तो 1 इंटू डेल्टा ए बाई ए क्या होगा, डेल्टा ए बाई ए, प्लस m की भी वैल्यू 1 है तो 1 इंटू डेल्टा बी बाई बी विल बी नथिंग बट डेल्टा बी बाई बी। तो ये पुराने वाला फॉर्मूला ही तो आ गया। तो वो क्या इस फॉर्मूले का एक स्पेशल केस नहीं हुआ पिछले वाला फॉर्मूला जिसमें m और n की वैल्यू, n और m की वैल्यू 1 है। ठीक, तो यही है एक फॉर्मूला जिसमें एडिशन और सब जो प्रोडक्ट और डिवीजन के टाइम यूज होगा ये वाला। ठीक है, ये याद रख लो। अब देखो, इस जो पहले देखा उसके बेसिस पे ये और क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, फिर हम क्लास को एंड कर देंगे। हुआ तो ठीक, नहीं तो कल इस क्वेश्चन को फिर से समझेंगे। चलो करो बेटा, सबको करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल्स टू 4.4/3 पाई आर क्यूब, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, और वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, ये रिलेशन खाली यूज होगा यहाँ पे। तो एरर इन आर जो होगा उसको कितने से मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो एरर इन वी आ जाएगा। एरर इन आर इज गिवन इन क्वेश्चन इटसेल्फ। करो, जिसका हो जाए वो हैंड रेज करेंगे। कुछ बच्चे और आंसर दो बेटा, सिंपल, बहुत सिंपल है, देखते ही आंसर आने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, अभी इसका ए बी सी या डी में से ऑप्शन डाल दो चैट बॉक्स में, जो भी आपका आया है। साक्षी आपका क्या है? ठीक है, ऑप्शन बी कितने बच्चों का है, सिर्फ वो हैंड रेज करके रखेंगे। ऑप्शन बी, चेंज मत करो यार, अपनी बातें बदलो मत, जिसने जो आंसर दे दिया दैट इज द करेक्ट आंसर। करिश्मा आप बेटा एक बार ए बोल रहे हो देन यू आर सेइंग बी। ठीक है, फिर नैन्सी भी आपने भी शायद आंसर कर दिया था बेटा। तो जो आपका आंसर आया यू शुड स्टिक टू दैट ना, ताकि आप करेक्ट कर पाओ। ऐसे आंसर्स बदलते रहोगे तो करेक्शन वाला स्कोप खत्म हो जाता है। ठीक है, चलो ऑप्शन, हाँ ऑप्शन बी 6% कितने बच्चों का आया, सिर्फ वो हैंड रेज करके रखेंगे, बाकी सब नीचे कर लेंगे। जिन्होंने पहला आंसर ए दिया था वो भी हाथ नीचे कर लो। फर्स्ट आंसर जिन्होंने ए दिया था वो हाथ नीचे कर लो। ठीक है, तो इन 7 बच्चों का सिर्फ आंसर सही है, ये 8 बच्चों का। बाकी जितने बच्चों ने ऑप्शन ए दिया था, वेरी गुड बेटा, आपका सबका आंसर गलत है। ठीक है, अब ये गलत क्यों है सही क्यों है ये हम कल देखेंगे। जिनने बी दिया है ये आंसर सही है आपका। ठीक है, एक बार फिर से इस न्यूमेरिकल को मैं करा दूंगा, क्लास स्टार्ट होती ही, जल्दी आएंगे उनको मिल जाएगा इसका सॉल्यूशन, लेट आएंगे तो नया कुछ पढ़ते हुए मिलेंगे हम लोग। ठीक है, तो क्लास में आप टाइमली ज्वाइन करें। कुछ भी नहीं था बेटा इसका, देखो
वॉल्यूम ऑफ स्फीयर V इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब हुआ। इसके बाद हमने देखा कि 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा आर बाई आर विल बी डेल्टा V बाई V। क्यों? क्योंकि पावर में था यार, R के पावर में 3 था, तो जो R में एरर आएगा उसका 3 टाइम्स एरर हो जाएगा ना V में। यही तो हमने देखा इधर फॉर्मूले में कि पावर का क्या हुआ, n से मल्टीप्लाई हो गया, n पावर में था तो n से मल्टीप्लाई हो गया। 3 वाज इन पावर, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R क्यूब था, तो 3 के पावर में, R के पावर में 3 था, तो अगर हम डेल्टा R बाई आर यानी R में जो एरर है दैट इज गिवन 2%, उसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हमारा एरर नहीं आ जाएगा इन द मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम। 3 टाइम्स 2 तो ये 6% आएगा। सीधा टिक करो यार, 6%। क्लास में फोकस से सुना करो यार, फोकस से। जिन बच्चों का सही आया क्या वो इस क्लास में नहीं थे? वो भी तो यहीं थे, उनका सही आया ना, तो आपका गलत क्यों आया? तो आप कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत लैकिंग है बेटा। और अगर मेरे साइड से कुछ रहा कि आपको थोड़ा और बेसिक लेवल पे समझाना होगा या फिर बार बार वही चीजें रिपीट करनी होंगी तो वो भी कर सकता हूँ मैं, तो कोई इशू नहीं है। बट मुझे लगता है कि आई एम ऑलरेडी रिपीटिंग सफिशिएंट नंबर ऑफ टाइम्स। क्या आपको लग रहा है कि कम 1 या 2 बार बता के काम नहीं चल रहा है, या और भी ज्यादा बार उन्हीं चीजों को रिपीट करना चाहिए? कितने बच्चों को लग रहा है? पता है बेटा, एक वी हैव टू सी अ बैलेंस ना, क्लास में एक बैलेंस देखना पड़ता है। आप लोग 30-35 स्टूडेंट्स हो तो हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि जो बच्चे एक्चुअली फोकस से पढ़ रहे हैं, अटेंशन से पढ़ रहे हैं, एक्चुअल में सिलेक्शन तो उन्हीं का होना है ना। जो जो बिल्कुल गैर जिम्मेदार बच्चे हैं, लेट ज्वाइन करते हैं, क्वेश्चन नहीं करते हैं, कुछ नहीं करते, उनका वैसे भी सिलेक्शन नहीं होना है। तो एटलीस्ट वी शुड सपोर्ट दो स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी डेडिकेशन से पढ़ रहे हैं क्लास में। तो जो ध्यान से सुन रहे हैं, अगर मैं बार बार वही घिसी पिटी चीजें 5-6 बार बताऊंगा तो उनको भी लगेगा कि सर आप टाइम वेस्ट करा रहे हो, और उनकी बात जायज है कि सर इतने बेसिक चीजों पे आप इतना टाइम लगाओगे, देन हाउ वी विल बी एबल टू कंप्लीट द सिलेबस। तो ये इतनी बेसिक चीजें हैं, आप क्लास में फोकस से सुनिए बेटा, फोकस से। दिस थिंग वाज रिपीटेड एटलीस्ट 2 टाइम्स। और एरर जितने हिसाब से पढ़ा है हम लोगों ने उस हिसाब से तो ये फॉर्मूलाज की भी जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। अगर आप फोकस से सुनोगे तो फॉर्मूला भी कहीं स्टैंड नहीं करता। इफ यू नो द क्रक्स ऑफ एरर, आपको पता है कि एरर क्या चीज है और उसके करस्पॉन्डिंग आप 1-2 क्वेश्चन कर लो, तो यू विल बी इन ए गुड पोजिशन टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन विदाउट द यूज ऑफ एनी ऑफ द फॉर्मूलाज। ठीक है, तो सब लोग इसको अटेम्प्ट करेंगे। आपके असाइनमेंट नोट्स में, क्लास नोट्स में है, जिनसे ये क्वेश्चन नहीं हुआ तो इसको री अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, और एक असाइनमेंट भी शेयर किया है, उसके क्वेश्चंस भी कर लेंगे, ताकि संडे का एग्जाम है एटलीस्ट उसमें आप कुछ अपने आप को चेक कर पाओ कि कितना मैं सीख पा रहा हूँ क्लास में। ठीक है बेटा। बाकी साक्षी, प्रतीक्षा, आपका डाउट है तो स्टे करेंगे बच्चे, अदरवाइज ड्रॉप करेंगे। डिनर कर लो सब लोग। ठीक है, तो बेटा क्लास में आओ, टाइम से, फोकस से समझो, डाउट्स पूछो टाइमली। उस चीज में कोई मतलब नहीं रह जाता कि आप लोग सुन रहे हो फिर फाइनली आंसर नहीं हो रहा। तो इससे बेटर है कि आप लोग डाउट वहीं पूछ लो, कोई चीज समझ नहीं आ रही। चलो डिस्कनेक्ट करते हैं बेटा। बाय बाय, गुड नाइट बेटा, बाय। चलो बुरा नहीं माने।